देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एट 4 एयरपोर्ट्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2022 के मार्च तक कुछ 4 एयरपोर्ट के नाम इन्होंने बताया है जहां पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफआरटी हम बोलेंगे, एफआरटी, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, एफआरटी टेक्नोलॉजी क्या है। एयरपोर्ट पर 4 एयरपोर्ट के नाम दिए गए जिसमें एक बनारस भी शामिल है, विजयवाड़ा भी शामिल है। तो 4 एयरपोर्ट भारत में ऐसे होंगे जहां पर एफआरटी टेक्नोलॉजी शामिल होगी, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी शामिल होगी। अब बात आती है कि ये है क्या। ये एक प्रकार की बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आपके चेहरे की विशेषताओं का प्रयोग करके आपको आइडेंटिफाई किया जाए। फिर बोल रहा हूं कि जो एफआरटी है ये क्या है, यानी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आपके चेहरे की विशेषताओं का प्रयोग करके आपकी पहचान की जाए। अब चेहरे की विशेषताएं क्या होती हैं? जैसे दोनों आंखों के बीच में कितनी दूरी है, नाक की ऊंचाई कितनी है, फोरहेड से लेकर चिन तक की दूरी कितनी है, आपकी ये चीक बोन है, इसका हिसाब किताब क्या है। तो आपके चेहरे की सारी डायमेंशन निकाली जाएंगी। ऐसे ये देखिए, ये बढ़िया फिगर है इसका, सब कुछ इसमें सारे डायमेंशन कवर हो जाएंगे और इसी के आधार पर आपकी पहचान अंकित की जाएगी या आपको पहचाना जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किसी व्यक्ति को, मान लो आपके पास पहले से किसी व्यक्ति का डेटा है, तो आप सीसीटीवी से कोई फुटेज निकालोगे और उसके पश्चात किसी व्यक्ति की पहचान निर्धारित की जा सकती है। तो चलिए इसकी फंक्शनिंग समझते हैं। देखिए, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का मामला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ह्यूमन रिसोर्स को कम कर देती है। तो समझते हैं कि इसकी फंक्शनिंग क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको किसी व्यक्ति के जो फेशियल है या जो उसका फेस है, पहली बात तो ये होगा कि आपको इस पूरे एफआरटी को संचालित करने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति की फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, जिसको हम बोल सकते हैं कैप्चरिंग फ़ोटो। अब फोटो खींचकर नंबर 2 पर आप क्या करोगे कि पहले तो आपने फोटो ले ली, फिर फोटो के फेस के सारे डायमेंशन को आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। यानी फिर बता रहा हूँ, पहले आप फोटो लोगे, फोटो लेकर फिर चेहरे का एनालाइज करोगे कि ये लंबाई कितनी है, आँख के बीच की दूरी कितनी है, फोरहेड से लेकर चिन की दूरी कितनी है। तो जब सारी चीज़ें आपको, बायोमेट्रिक डाटा आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, उस डेटा को डिजिटल फॉर्म में सेव कर लोगे। ठीक है ना? फिर कह रहा हूं कि उस डेटा को डिजिटल फॉर्म में सेव कर लोगे। आपके पास डेटा आ गया। अब मान लो कि आपको उस व्यक्ति की पहचान अंकित करनी है, उसको पहचानना है, तो उस व्यक्ति को फिर क्या करोगे, उस व्यक्ति जैसे कोई आया, मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि एयरपोर्ट में आप घुसे, तो एयरपोर्ट में कोई ऐसे गेट टाइप में लगा है और वो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है। ठीक है ना? जैसे इसमें कहीं पर दिख रही है। अब होगा क्या कि आपकी पहले से फ़ोटो खींची जा चुकी है, आपका डेटा है आपकी पूरे फेस का कि लंबाई चौड़ाई क्या है। उसके बाद अगर आप घुसोगे तो आपकी फ़ोटो वहीं पर डायरेक्ट ली जाएगी, मतलब मशीन के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, और फिर जो डेटा सेव है उससे मिलान किया जाएगा जो पहले से डेटा सेव है। और अगर वो डेटा मैच कर जाता है तो आपकी पहचान मतलब सही हो जाएगी या आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है कि मान लो कभी कभी एयरपोर्ट्स पर संदिग्ध व्यक्ति दिखते हैं जो इधर उधर करते दिखते हैं, तो इसके फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से उनको पहचाना जाएगा, उनकी कैप्चर फोटो की जाएगी। उसके पश्चात उसको मैच कराया जाएगा कि जो हमारे पास डेटा सेव है, क्या इस संदिग्ध व्यक्ति की उस डेटा से कुछ मैचिंग हो रही है। अगर डेटा से मैचिंग नहीं हो रही है तो पता चल जाता है कि ये लग रहा है कि किसी आतंकवादी ग्रुप का कोई व्यक्ति है या किसी ने किसी और उद्देश्य से भेजा है। तो ये बेसिकली एक प्रकार का सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है। अब इसको लेकर बड़ा डिस्प्यूट होता है एफआरटी को लेकर। अब ये क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, इसकी अगर हम ऑथेंटिकेशन देखें तो कहा जाता है इसका सक्सेस रेट 75% है। 75% मामलों में ये एकदम सही पहचान कर लेता है किसी व्यक्ति की। लेकिन 75% जब मामले की बात आती है तो हम इसका पॉजिटिव पक्ष बताते हैं कि 75% मामले में ये सही पहचान करता है। लेकिन जो लोग इसका विरोध करते हैं वो कहता है कि 25% मामलों में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसके माध्यम से कोई व्यक्ति गलत रूप से फंस जाए। तो ये एक सही भी मुद्दा है। दूसरा, भारत में इस संदर्भ में इसका इंपॉर्टेंट पक्ष क्या है कि भारत में आपको पता है कि जो आंकड़ा है वो ये कहा जाता है कि प्रत्येक 1 लाख पर 144 पुलिस वाले हैं।
फिर कह रहा हूँ कि भारत में जो पुलिस का आंकड़ा है वो कहा जाता है कि 1 लाख पर 144 पुलिसमैन है। अब समस्या क्या आती है कि 1 लाख व्यक्तियों को सिर्फ 144 क्या संभाल पाएंगे? क्या सबकी पहचान सही से सारे व्यक्तियों को पहचान पाएंगे? तो वहां पर ये एक प्रकार का फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है कि ये काम मशीन के थ्रू हो सकता है, सिस्टम के थ्रू हो सकता है, फेस रिकॉग्निशन, किसी व्यक्ति की पहचान अंकित की जा सकती है, तो वहां से आप पुलिस कर्मियों को हटाकर किन्हीं और कामों में लगा सकते हो। यानी अगर ये काम भी पुलिस वाले कर रहे हैं तो इनको यहां से हटा लो। अब लेकिन कुछ इससे रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं। जैसे कंसर्न्स क्या हैं कि इस पूरे सिस्टम को लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी। कैसे? इस पूरे सिस्टम को लगाने के लिए आपको बिग डेटा चाहिए, बिग डेटा स्टोरेशन कैपेबिलिटी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आप भारत में बहुत सारे लोगों का आप क्या करोगे, कैप्चर करोगे, फिर जैसे आधार बना है वैसे कहीं पर डाटा को स्टोर करोगे, तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा होगा। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है। दूसरी चीज़ ये कहता है कि ये राइट टू प्राइवेसी का भी उल्लंघन है। जो किसी व्यक्ति की निजता है ये उसका भी उल्लंघन है। मान लो कि एक बार आपके डाटा, आपकी फ़ोटो ली गई और उसको सेव कर लिया गया। अब आप अपने घर से छुपा कर किसी से मिलने जाते हो, तो आप जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचोगे तो उससे समस्या क्या होगी, आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। तो ये आपके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। मान लो आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, लेकिन आपका कोई जानने वाला चाइना में रहता है। आप घर पे बता रहे हो कि नहीं मैं अच्छे से कोचिंग कर रहा हूँ, मैं अच्छे से स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन आप सोचते हो चलो चाइना मिलने चल गए। अब आप क्या करोगे कि अगर ये सिस्टम लगा रहता है तो जैसे पर आप एयरपोर्ट पर पहुंचोगे तो आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। अब अगर फेस रिकॉग्नाइज हो गया तो आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है जो सामने आ रहा है। तीसरा सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है कि कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का फेस जीवन भर एक जैसा नहीं रहता है, टाइम टू टाइम उसका फेस बदलता रहता है। तो क्या जब फेस बदलेगा तो ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। हालांकि एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका की आईटी कैपिटल भी कही जाती है, वहाँ पर इसको नकार दिया गया था। यानी इस फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को नकार दिया गया था। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि ये कभी कभी आप ऐसा समझो कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है उनको भी रिकॉग्नाइज कर लेती थी। इसका मतलब ये हुआ कि 100% इसके जो ऑथेंटिकेशन था वो सत्य नहीं था। ये कभी कभी गलत व्यक्तियों को भी रिकॉग्नाइज करती है, जिसके कारण आप ऐसा समझो कि जिस व्यक्ति ने कुछ भी अपराध ना किया हो, कभी कभी उसको भी इसके माध्यम से सजा मिल सकती है। तो अमेरिका में इसको नकारा जा चुका है, सैन फ्रांसिस्को में। तो ये एक बड़ा मुद्दा है।